हेलो बच्चों, आज हम लोग विलयन के अणु संख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग द्रव का द्रव में विलयन, हेनरी का नियम ये सब कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो एक क्रमबद्ध तरीके में आपको नोट्स भी मिलता जा रहा है। तो आज हम लोग अणु संख्य गुणधर्म पढ़ने के पहले ये वाष्प दाब में अवनमन जो है उसको कंप्लीट करके फिर एक एक करके जो भी अणु संख्य गुणधर्म है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे वाष्पदाब विलयन का क्या होगा, तो द्रव द्रव विलयनों के लिए जो वाष्पदाब का कॉन्सेप्ट था वही वाष्पदाब है, यानी कि द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था जब एक साम्य अवस्था में आ जाती है तो जो एक निश्चित ताप पर तो जो दाब होता है उसी को हम लोग वाष्पदाब कहते हैं। ये वाष्पदाब में अवनमन का क्या कॉन्सेप्ट है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सपोज करिए कि ये कोई शुद्ध विलायक है, मान लीजिए जल ही है। हम ये मान लेते हैं कि ये शुद्ध विलायक है और क्या है, ये जल है। हम लोग यहाँ पर विलायक के रूप में जल को लेते हैं। ये पूरा भरा हुआ है और अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे, इसको यदि गर्म किया जाता है तो जब गर्म किया जाएगा तो इसके वेपर्स निकलना शुरू होंगे। ये वेपर्स बन बन ऊपर की ओर निकलेंगे और इस वाष्प की वजह से एक वाष्पदाब क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम इसमें कोई विलेय और ऐसा विलेय जो अवाष्पशील हो, तो अवाष्पशील अगर विलेय डालेंगे तो यानी कि वो खुद वाष्प नहीं बनेगा, यानी कि जो भी वाष्पदाब होगा केवल विलायक के कारण होगा। तो यही लिखा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय डालकर विलयन बनाया जाए तो इस प्रकार बने विलयन का वाष्पदाब केवल विलायक के वाष्पदाब के कारण ही होगा। तो इतना तो समझ में आएगा कि वो अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल रहता तो वो भी वेपर के कंडीशन में जाता। तो अगर हम लोग इसमें क्या करें, नॉन वोलेटाइल सपोज दैट अगर सुक्रोज डाल देते हैं यानी कि चीनी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज का एडिशन कर देते हैं। इसमें सुक्रोज हम लोग ऐड करते हैं। जब हम लोग सुक्रोज ऐड करेंगे तो सुक्रोज तो वाष्पशील है नहीं। अब और हमको ये भी पता है कि ये विलयन बनाएगा। तो जब विलयन बनेगा तो जो सुक्रोज के पार्टिकल्स होंगे एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे क्योंकि विलयन बन रहा है। तो जब एक समान रूप से वितरित होगा तो ये यहाँ पर भी जो जल के अणु हैं उनके साथ आएंगे। हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। तो होगा क्या कि पहले जितना वाष्प निकल रहा था अब उतना वाष्प नहीं निकलेगा। अगर पहले यहाँ से 100 मॉलिक्यूल निकल रहे थे वाटर के, ऐसे ऐसे करके 100 मॉलिक्यूल निकल रहे थे, तो अब उन्हीं 100 के बीच में क्या हो रहा है, उन्हीं 100 के बीच में कुछ सुक्रोज के मॉलिक्यूल भी आ चुके हैं। और जब सुक्रोज के मॉलिक्यूल भी आ चुके हैं तो वो तो वेपर के रूप में निकलेंगे नहीं, लेकिन अवरोध जरूर उत्पन्न करेंगे। तो होगा क्या कि उतना वाष्प अब नहीं निकलेगा, यानी कि वाष्प उसी टेम्परेचर पर जो पहले वाष्पदाब था अब उतना वाष्पदाब नहीं रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि वाष्पदाब का अवनमन हो गया। यानी किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय डालने पर विलायक के वाष्पदाब में जो कमी होती है उसी को हम लोग वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। अभी हम लोग बस इसके बाद हम लोग आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये समझ लिए कि वाष्पदाब में अवनमन क्या है। कोई अवाष्पशील हम लोग विलेय डाले हैं तो जो इसका वाष्प निकल रहा था वो कम हो गया, जिसकी वजह से वाष्पदाब कम हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे वाष्पदाब का अवनमन। अब हम लोग आते हैं विलयन के अणु संख्य गुण पर। तो बच्चों आइए देखते हैं विलयन के अणु संख्य गुणधर्म, या उसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन चाहे बोर्ड हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो निश्चित रूप से बनते हैं। ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें से एक तो आना ही रहता है, फिक्स है। तो विलयन के अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं, तो विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मूल प्रभाव पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणु संख्य गुण कहलाते हैं। और इसी में एक पॉइंट और लिखा है कि जो विलयन के अणु संख्य गुण हैं विलेय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे 1 मोल आप सुक्रोज लें चाहे 1 मोल यूरिया लें, अगर वो मोलों 1 मोल हैं, वहाँ पर जो कणों की संख्या अगर 1 मोल है तो जो वाष्पदाब में कमी होगी वो दोनों के लिए एक ही होगा। यानी कि यहाँ पर केवल संख्या की बात है। वहाँ अभी जो हम लोग देख रहे थे कि वाष्पदाब में जो कमी आ रही थी तो वहाँ पर सुक्रोज के कितने कण आ रहे थे उस पर डिपेंड कर रहा था कि वाष्पदाब में कितनी कमी आएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ कहा गया है। यानी कि जितने भी, एक चीज़ हम लोग पहले से एकदम कंठस्थ कर लें कि जो भी अणु संख्य गुणधर्म होंगे ये सब वाष्पदाब में अवनमन से संबंधित होंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि जो अणु संख्य गुण हैं ये वाष्प दाब में अवनमन
से संबंधित होते हैं, से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं। ये चीज़ हम लोगों को पता है, इसीलिए हम लोग वाष्प दाब में अवनमन जो है पहले पढ़ लिए थे। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, फिर है क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का उन्नमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। तो इतने हम लोगों को पढ़ने हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्या होता है? तो लिखा है किसी विलायक में अवाष्पशील विलय डालने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, कमी और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे आएगा? तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक था, ये अगर सपोज वाटर ही है तो इसका शुरू में वाष्प दाब हम ये मान लेते हैं कि P0 था। और अगर हमने इसमें कोई अवाष्पशील विलय सुक्रोज या यूरिया कुछ भी डाल दिया, तब जब विलयन बन गया तो जब उसका वाष्प दाब होगा वो जाहिर सी बात है पहले से कम होगा। तो जब पहले से कम होगा तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि अब जब विलयन का जो वाष्प दाब है वो PS है, एज पर सोल्यूशन वो PS है। तो वाष्प दाब में कमी कितने का होगा? तो वाष्प दाब में कमी, ऐसा आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 था, अवाष्पशील विलय डालने पर जो वाष्प दाब है वो PS हो गया। इतना लिख के तो वाष्प दाब में कमी कितना होगा? वाष्प दाब में कमी, तो वाष्प दाब में कमी कितना हो जाएगा? P0 माइनस PS। तो आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? आपेक्षिक अवनमन जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखा है कि वाष्प दाब में कमी और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, यानी कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई फिर वाष्प दाब विलायक यानी कि P0, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा। तो हम लोग पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का ये फार्मूला देख लिए। अभी लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, अब इसके लिए राउल्ट्स का लॉ है जिस पर कि न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग राउल्ट के नियम पे, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस तरह से एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं दिए गया है। जो लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो कुछ हेडिंग हम लोग अपने से भी बना के पढ़ रहे हैं, जिस तरह से कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम या इसी को बोला जाता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो ये नियम क्या है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम लोग ये मान ले रहे हैं कि विलयन हम लोग बना रहे हैं, यानी कि ये कोई पहले विलायक था और अगर विलायक के मोलों की संख्या सपोजेड अगर हम लोग कैपिटल N ले रहे हैं विलायक के, और इसमें कोई जो विलय डाल रहे थे उसके मोलों की संख्या हम लोग N ले रहे हैं, तो विलय के मोल प्रभाज क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या। तो ये विलय का मोल प्रभाज है, ये इतना जो टर्म है ये है विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। और ये क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ से हम लोगों का फार्मूला बनेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये नियम अति तनु विलयनों के लिए होता है। तो अति तनु विलयनों के लिए का मतलब ये है कि जहाँ पर विलायक बहुत अधिक मात्रा में हो जबकि विलय बहुत कम मात्रा में हो, यानी कि अगर विलायक के 100 हैं तो विलय के 1 हैं, उस कंडीशन में ये जो नीचे वाला टर्म है उसको हम केवल N मान लेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अगर ये मान लें कि जो ये स्मॉल n है यानी विलय की मोलों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है किससे? विलायक के मोलों से, उस कंडीशन में हम इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू N डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ठीक है ना? अब ये क्या है? तो अगर हम लोग ये मान लें कि जो विलय है, विलय की ग्राम मात्रा अगर हम लोग मान लें W1 है और इसका मोलर द्रव्यमान या अणु भार जो हम लोग मोल में यूज करते हैं, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान क्या होता है? अणु भार ही होता है। तो इसका हम लोग मोलर द्रव्यमान अगर मान लें, मोलर द्रव्यमान M1 मान लें,
हालांकि एनसीईआरटी में इसका उल्टा दिया है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो मन करे वो मानिए, आपको बस ये याद रखना चाहिए कि हम किसको क्या मान रहे हैं। और ये जो विलायक है, तो विलायक का जो ग्राम द्रव्यमान है उसको हम लोग मान लें W2, और इसका मोलर द्रव्यमान हम लोग मान लें मोलर द्रव्यमान M2। M फॉर मोलर मास, ये M1 है, M2 है, ये वेट फॉर W है। तो इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो और अच्छे से लिख सकते हैं, यानी कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू, अब इसको हम लोग लिख लें वैसे कि W1 डिवाइडेड बाई M1 टोटल की डिवाइडेड बाई W2 डिवाइडेड बाई M2, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू W1 है, ये W1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई W2। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये राउल्ट्स का लॉ आता है और ये लास्ट में फार्मूला आ रहा है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हम लोग क्वेश्चन जो होगा, जब सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो हम लोग लास्ट में सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग जो पहला अणुसंख्य गुणधर्म था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन।